नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी हमारे 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर क्लास ले रहे हैं उनको ये मालूम है कि एक व्याकरण का पोर्शन है जो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसमें हमारे संवाद सेतु जो है और जो निबंध का टॉपिक है वो कराना भी बाकी है। बाकी सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और जो हमारी एक बुक थी, फर्स्ट नंबर की जो बुक है जिसका नाम है सृजन, उसके 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4 चैप्टर के मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो है सेकंड जो बुक है जिसका नाम है पीयूष प्रवाह, जिसमें कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है और कुछ संकलित हैं। तो मैं आज आप लोगों को वो जो द्वितीय बुक है पीयूष प्रवाह, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने। पहले मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स तरीके से समझा रहा हूँ और साथ में ये भी समझाना चाहता हूँ कि कहानी के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। और ये जो सेकंड बुक है, ये सेकंड जो बुक है बच्चों, इसके लिए 12 अंक निर्धारित है। यानी कि बोर्ड के अंदर 12 नंबर की ये किताब है जिसके अंदर 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के आते हैं, 3 क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल जो है 12 अंक इस बुक के लिए निर्धारित है। लेकिन इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो कहानी के तत्व हैं वो समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस बुक में से ना तो कवि परिचय पूछा जाता है, लेखक परिचय नहीं पूछा जाता है और ना ही इसमें से व्याख्या आती है। तो एक चीज तो आप दिमाग में से क्लियर कर लीजिएगा कि जो सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है पीयूष प्रवाह, इसमें ना तो हमें लेखकों के परिचय को याद करना है और ना ही हमें व्याख्या करने की कोशिश करनी है। इनके अंदर फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तत्व समझाना चाहता हूं ताकि आप लोग इस बुक के सभी प्रश्न आसानी से समझ सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहानी या फिर कोई नाटक जो होता है उसके तत्व, ठीक है ना, के तत्व समझाना चाहता हूं। अब ये क्या होते हैं इसे समझिए। ये कितने तत्व होते हैं? ये 6 तत्व होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो बात होती है वो होती है बच्चों कथानक। क्या चीज होती है? कथानक। इस कथानक को ही क्या बोला जाता है? विषय वस्तु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषय वस्तु। मैं इनके बारे में एक चरित्र जो चित्रण है वो करूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर के अंदर जो बात आती है वो होते हैं पात्र। क्या चीज होती है? पात्र होते हैं, जिसके अंदर आप लोग ये कह सकते हो, इसको चरित्र चित्रण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चरित्र चित्रण। तो यहीं से आपको इस बुक के क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आने वाला है कि किस किस पैटर्न में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सब चीजें क्लियर करके और फिर हम लोग इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम शुरू करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसके लेखक हैं, जिस कहानी का नाम है उसने कहा था, उस कहानी को हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो बात होती है वो होता है देश काल। क्या चीज होती है? देश काल होता है। इस देश काल को आप ये भी कह सकते हो वातावरण। क्या कह सकते हो? वातावरण कह सकते हो, देश काल, वातावरण। चौथे नंबर पर जो बात आती है वो होती है वेशभूषा। क्या चीज होती है? वेशभूषा। और 5वें नंबर पर जो होती है भाषा शैली। क्या चीज होती है? भाषा शैली। और 6ठे नंबर पर होता है उद्देश्य। 6ठे नंबर पर क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो ये कहानी या नाटक के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हमें ये 6 तत्व समझने हैं। ये जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, इस बुक के अंदर या जो भी कहानी और नाटक वाला चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन का जो पैटर्न बनेगा वो ये 6 पैटर्न है। यूं समझ लीजिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो कहानी या नाटक आपके कोर्स में है उसमें यह पूछा जा सकता है कि इस कहानी का कथानक क्या है, विषय वस्तु क्या है, कि आपने जो नाटक पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, उसका कथानक क्या है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि आखिर कथानक होता क्या है, ठीक है। तो कथानक का मतलब यह होता है बच्चों कि जिस विषय को लेकर के
कहानी लिखी जाती है, जिस विषय को लेकर के कहानी लिखी जाती है, समझ में आया ना, तो वो उस कहानी का क्या होता है, कथानक होता है। क्या होता है वो उस कहानी का कथानक होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसने कहा था, कौन सा, उसने कहा था, ये जो कहानी है, तो इस कहानी का कथानक क्या है, तो इस कहानी का जो कथानक होगा वो है बच्चों कि ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, ये समय है सन 1914 ईस्वी से, सन 1940 ईस्वी से 19, ठीक है ना, 18 ईस्वी तक, यानी कि जो 1914 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये किन किन देशों के बीच में हुआ था, ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, ये इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है, और वर्सेस किसके बीच में हुआ था, जर्मनी, ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब मैं आप लोगों से और विस्तार से बात करूंगा कि ये सन 1914 ईस्वी की बात हो रही है, तो भारत के अंदर किसका शासन था, इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को कथानक समझा रहा हूं कि जो कथानक का मतलब क्या है। पहले तो ये समझिएगा, कोई भी जो फिल्म होती है, आप कोई भी जो फिल्म देखते हो या कोई भी टीवी सीरियल देखते हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक विषय होता है, उस विषय को आधार बना करके और उस कहानी या नाटक या फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो कहानी लिखते हैं या कोई नाटक लिखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले कथानक का चुनाव किया जाता है। तो कथानक क्या होता है कि कथानक वह बिंदु होता है जिसे आधार बना करके कहानी लिखी जाती है। तो जो कहानी और नाटक का पहला जो तत्व है वो क्या चीज है, कथानक है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी कहानी पढ़नी हो या नाटक पढ़ना हो, तो आपके माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये कहानी जो है, ये जो नाटक है, इसका कथानक क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है। अभी आप लोगों के, क्योंकि पद वाले जो चैप्टर है, कविता वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो गया है, अब सारे गद्य के चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो 17 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में, जिसमें 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो सब के सब गद्य में हैं। तो वहां पर भी आपको एक कहानी पढ़ने को मिलेगी, एक नाटक पढ़ने को मिलेगा, तौलिए। कौन सा नाटक पढ़ने को मिलेगा, तौलिए एक एकांकी है। नाटक का एक अंक जो होता है उसे एकांकी कहते हैं। तो वो एकांकी आपको पढ़ने को मिलेगी, एक ममता कहानी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे आपको इस बुक के अंदर भी एक कहानी पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है उसने कहा था। तो हमारे पास में ये कहानियां हैं और एक नाटक है, 2 कहानी एक नाटक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि साहित्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी तक तो केवल हम लोग पद पद पढ़ रहे थे, इसलिए सबके अंदर केवल कविता का पाठ चल रहा था। लेकिन अब आपको जो गद्य चैप्टर शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर अंतर करना पड़ेगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो लेसन आप पढ़ रहे हो, वो कहानी है, नाटक है, एकांकी है, आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। इन सारी साहित्यिक विधाओं में से एक विधा का पता आपको लगाना पड़ेगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो साहित्य की कौन सी विधा है, समझ में है ना। तो यहाँ ये जो बुक है पीयूष प्रवाह, इसके अंदर टोटल 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं इसके अंदर। तो ये जो 6 पार्ट हैं, 6 लेसन हैं, 6 चैप्टर हैं, इनको मैं सबका तुलनात्मक तरीके से एक बार इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कथानक समझ में आ गया होगा। कथानक का मतलब कि जिस विषय को लेकर के, जिस प्रसंग को लेकर के जो कहानी रची जाती है वो क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। फिर आते हैं पात्र। अब बच्चों पात्रों के बारे में आप और समझने की कोशिश करें। पात्र क्या होते हैं कि आपने स्टेज के ऊपर
कभी कोई नाटक देखा होगा या कई फिल्में आपने ऐसी देखी होंगी। ये पात्र दो तरह से होते हैं। एक ऐसे पात्र होते हैं जो परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं आपको मंच के ऊपर, यानी कि एक तो दृश्य पात्र होते हैं और एक होते हैं अदृश्य पात्र जो बैक स्टेज यानी कि पर्दे के पीछे से होते हैं। मतलब पर्दे के पीछे होते नहीं, कहने का मतलब जिनका केवल नाम आता है उस कहानी में, उस फिल्म में केवल उसका जिक्र आता है, वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना, वो खुद वहां पर मौजूद नहीं होता है। तो दो तरह के पात्र होंगे। तो ये जो कहानी हमारी है उसने कहा था, मैं आपको उसी के आधार बनाकर ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझा रहा हूं, भी पूरी डिटेल में भी समझेंगे। तो यहां पर इसके अंदर कई तरह के पात्र आएंगे। इसके अंदर जो मंच पर दिखने वाले पात्र हैं जो कि डायलॉग बोलेंगे, खुद डायलॉग बोलेंगे, एक तो वो पात्र होते हैं, एक वो पात्र होते हैं जो डायलॉग बोल रहे हैं लेकिन उन्हीं के मुख से किसी का नाम आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर जो मुख्य पात्र रहेगा इस कहानी का, नायक जो है वो है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। और इसकी जो नायिका है वो है होरा, यानी कि इसकी जो नायिका है वो होरा है, ठीक है। और लहना सिंह है और एक है वजीरा सिंह। कौन है? वजीरा सिंह। अब ये वजीरा सिंह कौन है? ये इस कहानी का विदूषक है। कौन है ये? विदूषक है। विदूषक कौन होता है? कॉमेडियन है। आप कोई भी फिल्म देखते हो तो उसके अंदर जो हीरो होता है उस हीरो के साथ में एक कॉमेडियन जरूर होता है, क्योंकि जब कहानी चलाई जाती है, फिल्म के अंदर जो कहानी प्ले की जाती है तो हीरो की कहानी अलग चल रही होती है। हीरो के साथ में जो ट्रेजेडी होती है, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो एक अलग किस्सा चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में जो उस हीरो के साथ में कॉमेडियन होता है वो बीच बीच में हास्यास्पद हंसाने का काम करता है, ठीक है। तो इस कहानी का उसने कहा था, कहानी जो है उसका जो कॉमेडियन है, विदूषक है, ये विदूषक है, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत नाटकों से ये परंपरा चली आ रही है कि वहां पर कहानी के बीच में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए, हास्य के लिए एक विदूषक रखा जाता था। इस विदूषक को आप ये कह सकते हो कि ये कॉमेडियन है या क्लाउड है या जोकर है, ठीक है ना, या साइड किक है, इसके कई नाम होते हैं। तो जो अंग्रेजी लिटरेचर होता है, इंग्लिश लिटरेचर होता है, उसके अंदर भी होता है, क्लाउड होता है, ठीक है, साइड किक होता है, जोकर होता है, कई नामों से वो नाम आपको अंग्रेजी के जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द नाटकों के अंदर सुनने को मिलेगा। लेकिन संस्कृत के नाटकों के अंदर किस नाम से जाना जाता है? विदूषक के नाम से। और अपनी हिंदी फिल्मों में किस नाम से जाना जाता है? कॉमेडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हीरो के साथ में या तो राजपाल दिखेगा आपको या जॉनी लीवर दिखेगा, ठीक है ना, यानी कि हीरो के साथ में कोई ना कोई आपको कॉमेडियन जरूर मिलेगा, तो वो होता है विदूषक कहलाता है। तो इस कहानी के अंदर एक पात्र कौन हो गया? लहना सिंह, एक हो गई नायिका होरा, एक विदूषक हो गया वजीरा सिंह, और एक है इसके अंदर बोद्दा सिंह। कौन है? बोद्दा सिंह, ठीक है। ये बोद्दा सिंह कौन है? ये होरा का पुत्र है, ठीक है। और एक है सूबेदार, एक कौन है? सूबेदार है, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह, नाम क्या है सूबेदार का? हजारा सिंह, हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। तो ये जो पात्र हैं, और एक नकली जर्मन बहरूपिया आएगा, जर्मन बहरूपिया या भेदिया बोल दो उसे, ठीक है, जर्मन भेदिया आएगा, एक ये पात्र है। तो ये वाले जो पात्र हैं ये तो आपको कहानी में डायलॉग बोलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लहना सिंह है एक बार अपने मुंह से भाई कीरत सिंह का नाम लेता है कि जब मैं इस युद्ध में विजय होकर वापस अपने गांव जाऊंगा तो भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। तो वहां पर कीरत सिंह जो नाम आया है वो इस कहानी में नहीं है, वो कहानी में नहीं है, केवल उसका नाम आया है। तो जब हम पात्रों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर उनके चरित्र चित्रण की बात होती है बच्चों। किसकी बात होती है? चरित्र चित्रण की। तो आपको इनके चारित्रिक विशेषताएं बतानी होती है। अब चरित्र चित्रण क्या होता है? उनका व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है कि वो बहादुर हैं, वीर हैं, साहसी हैं, ईमानदार हैं, कायर हैं, डरपोक है, ममता है, प्रेम है,
त्याग है, बलिदान है, निश्चल प्रेम है, कर्तव्य निष्ठता है। समझ में आई नहीं आई बात? यानी कि इस तरह से चरित्र की विशेषताएं बतानी है। अब ये जो पात्र आपको दिखाई दे रहे ना एग्जाम में, इन्हीं पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, आपसे ये पूछा जा सकता है नायिका जो होरा है उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताओ, विदूषक की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, बोद्दा सिंह की, या फिर सूबेदार हजारा सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। समझ में आई नहीं आई? तो जो मोस्टली अगर आप देखें तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो हमेशा उस कहानी का जो हीरो होता है, मेन रोल प्ले कर रहा होता है, उसी की चरित्र की विशेषताएं पूछने की कोशिश करता है, या फिर कई बार हो सकता है कि वो नायिका की पूछ ले या सूबेदार की। ये जो है इनके चरित्र की विशेषता है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि जो कहानी होती है भाई, ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है, जिसके त्याग, बलिदान, प्रेम और उसकी कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रख करके ये कहानी रखी गई है, बुनी गई है। और इस कहानी के पात्र कौन कौन से? इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? इसमें लहना सिंह नायक है, होरा जो है नायिका है, विदूषक कौन है? वजीरा सिंह है, बोद्दा सिंह सूबेदार का बेटा है, ठीक है, होरा का बेटा है। यानी कि सूबेदार और होरा दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह है। एक बीच में आएगा जर्मन भैरूपिया, जर्मन भेदिया। तो इस तरह से ये पात्र हैं। समझ में आया ना? अब देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट आता है बच्चों देश काल, जिसको हम बोलते हैं वातावरण। देश काल या वातावरण बोलते हैं। अब ये देश काल और वातावरण क्या होता है कि जो कहानी लिखी जाती है उसमें सीन होते हैं, उसमें दृश्य होते हैं। कोई भी नाटक होता है उस नाटक में भी दृश्य होते हैं। फिल्म जब बनती है तो उसमें भी दृश्य होते हैं। एक सीन होता है कि घर के अंदर हीरो तैयार हो रहा है और बाहर से उसके पापा आते हैं और पूछते हैं बेटा कहाँ जाने की जल्दी हो रही है। तो एक घर का सीन है कि घर के अंदर किस तरह की बातचीत होती है। फिर सेकंड दृश्य दिखाई देता है, वो हीरो बाइक पर चल रहा है, धूम स्टाइल में जो जल रहा है और वहां एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का वातावरण कैसा होता है, वहां का माहौल कैसा होता है, ठीक है ना। फिर एक्सीडेंट होने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल डॉक्टर उसकी जांच कर रहा है, तो फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल, वो दृश्य कैसा होगा। तो पर्टिकुलर एक वातावरण पहचानना होता है आपको। तो ये जो कहानी है, ये जो देश काल की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन सा देश काल है, कौन सा वातावरण है? प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो देश आपस में किस तरह से युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध का जो माहौल होएगा, युद्ध का माहौल कैसा होगा? मतलब गोली चल रही है, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ठीक है, बम गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं। समझ में ना? युद्ध का क्या माहौल होगा? बड़ा डरावना माहौल होगा, विभत्स। तो कहने का मतलब है इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण है। कौन से युद्ध का है? प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण। लेकिन वही बात, कहानी में सीन अलग अलग हो गए ना, तो इसमें 3 दृश्य हैं, तीनों दृश्यों में अलग अलग है। एक दृश्य जो आएगा वो अमृतसर के बाजार का। अब बाजार का दृश्य कैसा होता है? भीड़ भाड़, चहल पहल, ठीक है ना, जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार, व्यापारी, सब दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है एक तो वो जीवन होता है। दूसरा दृश्य इसमें फ्रांस और बेल्जियम, फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान है। फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान है, जहां पर लहना सिंह जो है नंबर 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर नियुक्त है। नंबर 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर नियुक्त है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चैप्टर इस ढंग से समझा दूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक ही आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, देखें और एक एक बात को समझने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 चैप्टर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से याद करा दूंगा। बस दूसरा काम आपका ही रहेगा कि आपके पास जो भी गाइड वगैरह जो भी है, साधन उपलब्ध है, उसमें केवल रीडिंग करनी है। लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे, ठीक है।
है। तो देश काल का मतलब समझ में आ गया। फिर बात आती है वेशभूषा। किसकी बात आती है? वेशभूषा। अब देखिए सबके पीछे सिंह लग रहा है, सबके पीछे क्या लग रहा है? सिंह लग रहा है। अब सिंह लग रहा है तो मतलब ये सिख हैं। क्या है ये? सिख हैं, सरदार हैं ये, ठीक है। और अमृतसर की बात आ रही है तो अमृतसर भी कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। तो ये सिख हैं। और ये जो जमादार है लहना सिंह, ये भी कौन सी राइफल में? नंबर 77 सिख राइफल में, नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है। तो इनकी जो वेशभूषा होगी, इनका जो पहनावा होगा वो कैसा होगा? सिखों जैसा होगा। पगड़ी होगी इनके सिर पर, समझ में आई नहीं आए? तो इनके पहनावा, आप समझ रहे हो, वेशभूषा की बात हो रही है। वेशभूषा कैसी है? समझ बैठ गई बात। तो जो भी कहानी, जो भी नाटक, जो भी फिल्म बनाई जाती है तो वो जिस जगह का वातावरण होता है, जिस देश का वातावरण होता है, जैसा दृश्य होता है, उसी के अनुसार उसकी वेशभूषा होती है। समझ में ना? जिसको फिल्मों के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनर बोलते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पद होता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो रहता है कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है कि कौन से कैरेक्टर कौन सी कॉस्ट्यूम पहनेगा, ठीक है। तो आप कई बार देखते हो कि हीरो को फटे कपड़े पहनते हुए देख लेते हो क्योंकि वो गरीब का रोल कर रहा होता है। समझ में आई नहीं आई? तो इसी तरह मान लीजिए आप चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल देख रहे हो तो वहां पर उनके समय की वेशभूषा पहनाई जाएगी, ठीक है। अगर आप रामायण देख रहे हो तो वहां की वेशभूषा उस तरह की होगी। समझ बैठी? तो जिस तरह का वातावरण होता है, अब मान लीजिए अमृतसर के बाजार का दृश्य होगा तो वहां पर ये कोई बंदूक या गोले बारूद लेकर थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन जब फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान है तो वहां पर इनकी वेशभूषा कैसी होगी? समझ बैठी ना? तो आपको दृश्य क्लियर होने चाहिए, दृश्यों के अनुसार वेशभूषा, और वेशभूषा कौन पहने हुए वो पात्र आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये सब बातें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आती है भाषा शैली। क्या चीज होती है? भाषा शैली। अब ये भाषा शैली क्या होती है, इसको दो तरह से समझे कि एक तो भाषा शैली जो होती है पात्रों की होती है, ठीक है, और एक भाषा शैली होती है उस कहानी को लिखने वाला जो लेखक होता है उसने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो भाषा शैली जो होगी ये दो तरह से आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए पात्र जो होंगे तो पात्र तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? वो पंजाबी भाषा या पंजाबी लहजा, उनकी शब्दों में या उनके बोलचाल में वो पुट होगा। पुट कैसा? मतलब उनके अंदर बोलचाल में वो आपको शब्द सुनाई देंगे जो पंजाब में बचो बादशाह जी, हटो खालसा जी, जिणे जोगिए, मर जानिए, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे इस कहानी के अंदर। तो ये पंजाबी जो टच है, ठीक है, तो वहां पर इसमें आपको दिखाई देगा। साथ ही जब अगर कहानी के रूप में इसको देखें तो लेखक ने भाषा बहुत ही सरल, सहज और प्रवाहमयी, ठीक है, भाषा में कसावट है, डायलॉग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कहानीकार ने इतने अच्छे से कहानी लिखी है कि कहानी के अंत तक यह मालूम नहीं चल पाता है कि उसने कहा था, किसने किससे क्या कहा था, यह पता नहीं चल पाता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अगला जो बिंदु है वो है बच्चों उद्देश्य। क्या चीज है वो? उद्देश्य, कि ये जो कहानी है या नाटक है उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब लेखक कोई काम करेगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। कहते हैं कि निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के जीवन में कभी कोई काम नहीं होता है। आप भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो उसका भी एक उद्देश्य है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। इस जीवन के अंदर कोई भी जो काम होता है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो कहानीकार जब कहानी लिखता है तो उस कहानी का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यही कारण है कि जब मैं आपसे बार बार में पूछूंगा कि बताओ इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये कहानी क्यों लिखी गई है, एक बात आती है कि इस कहानी से संदेश क्या मिला है, आपको क्या प्रेरणा मिली। आपने कोई फिल्म देखी है तो उस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या था,
उस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या था। फिर बात आती है कि भाई आपने फिल्म देखी है तो इस फिल्म से आपने क्या सीखा। सबसे पहली बात ये जरूरी है बच्चों, अगर आप अपनी जीवन में ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है, उस काम को करने का लाभ क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इससे मैं क्या सीख रहा हूं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इससे मैं क्या सीखा हूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं सीखा क्या हूं, ये दो बातें आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए, तभी आप जीवन के अंदर कुछ नया कर सकते हो, कुछ अच्छा सोच सकते हो। अन्यथा ये सारा जीवन, ये सारी दुनिया जैसे जी रही है, हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और जैसा लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा ही हम करेंगे। इसलिए हमारे माइंड में कभी भी नेगेटिव चीजें, हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत सीखो, ये मत करो, ये मत सीखो, बल्कि ये करो, ये करना चाहिए, ऐसा हो सकता है, मुझे ये काम करना चाहिए। मतलब पॉजिटिव थिंक की ओर आपको जाना चाहिए। तो जो कहानी का उद्देश्य होता है, इसके बारे में बात हो रही है कि जो कहानी है उस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि जो बालक लहना सिंह है उसके त्याग, बलिदान और उसके निश्चल प्रेम को बताना, साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के समय जो घटनाएं घटी थी उनका वर्णन करना। ठीक है, तो ये इस कहानी का उद्देश्य है। और शिक्षा क्या मिलेगी कि जिस तरह बालक लहना सिंह ने त्याग, बलिदान और प्रेम का परिचय दिया है, उसी तरह हमें अपने जीवन में त्याग, बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भी अपने हृदय के अंदर एक निश्चल पवित्र प्रेम, एक कर्तव्य निष्ठा का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। तो इस ढंग से ये 6 तत्व होते हैं कहानी के, जो मैंने आपको आज समझाए हैं कि कहानी या नाटक जो होते हैं उसके कितने तत्व होते हैं। तो कहानी या नाटक के 6 तत्व होते हैं: कथानक या विषय वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, वेशभूषा, भाषा शैली और उद्देश्य। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक कहानी में पढ़ा दूंगा उसने कहा था, तो ये 6 क्वेश्चन तो दिमाग में रख ही लो। ये 6 क्वेश्चन ही है और इसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। मैं आपसे पूछूंगा लहना सिंह के चरित्र की विशेषता बताओ, यानी कि पात्रों की बात हो रही है। ठीक है, होरा की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, सूबेदार हजारा सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। अगर आपको चैप्टर पढ़ते समय ये चीजें दिमाग में हैं तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आप बहुत बेटर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली जब टीचर पढ़ाते हैं या जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो केवल बुक की रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको जो गद्य चैप्टर हैं, गद्य के जो चैप्टर हैं वो रीडिंग तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके माइंड में ये सब चीजें बैठा दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में आनंद आए, मजे आए। ठीक है, आपको समझ हो कि यार हम जो पढ़ रहे हैं ये है क्या चीज। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है, जिसको कथानक, मूल संवेदना, प्रतिपाद, कथ्य, कथन, विषय वस्तु कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, मूल भाव क्या है, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कहानी यानी कि आपसे कोई भी दृश्य देंगे और बताइए, या कोई डायलॉग दे देंगे इसमें से और बताएंगे डायलॉग कहाँ का है, किस वातावरण में या किस जगह का है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, वेशभूषा संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाषा शैली से संबंधित क्वेश्चन लेखक की दृष्टि वाले पूछे जा सकते हैं, उद्देश्य जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो तैयार करना है नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3, ये 3 तो मोस्ट है जो आपको तैयार करने हैं कि कोई भी कहानी, नाटक जब पढ़ते हो ये 3 बातें तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जो भी पात्र आता है उनकी चारित्रिक विशेषताएं आपको सीखनी है, कथानक के बारे में, उद्देश्य, साथ ही संदेश क्या दिया गया है, यानी कि शिक्षा क्या मिली है,
और उसकी मूल भाव क्या है। मूल भाव का मतलब ही ये होता है कथानक, विषय वस्तु। समझ में आई नहीं आई तो आप इसको अच्छे से सीख लेंगे। तो एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको ये जो 6 चैप्टर है, इन 6 चैप्टरों के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूँ, और फिर हम लोग शुरू करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर को, उसने कहा था। ठीक है, तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को इसके चैप्टर की थोड़ी सी बात बता देता हूं कि सबसे पहला जो चैप्टर है उसने कहा था, ये उसने कहा था, ये फर्स्ट चैप्टर है। और ये क्या है बच्चों, एक कहानी है। ये साहित्य की कौन सी विधा है, ये कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये इसके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, और सेकंड जो चैप्टर है इसके अंदर, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग, ये जो है आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का अंश है। ठीक है, और ये आत्मकथा किसकी है, गांधी जी की है। किसकी है, तो आपने मालूम होना चाहिए, एक आत्मकथा होती है और एक जीवनी होती है। तो आत्मकथा जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है वो आत्मकथा होती है, और कोई दूसरा जो उसके जीवन की उपलब्धियां या उसके जीवन की जो भी सफलताएं हैं उनके बारे में लिखता है, वो जीवनी कहलाती है। ठीक है, आप किसी के व्यक्ति के बारे में जीवनी लिख सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति की आत्मकथा नहीं लिख सकते। आत्मकथा जो खुद लिख सकता है, मेरे जीवन में मैं कब किससे कहाँ मिला हूँ, क्या क्या मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं, उनका वर्णन केवल मैं खुद कर सकता हूं। आप केवल वही बात बता सकते हो जो आपने देखी है, सुनी है। समझ में आए ना। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। तीसरे नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है मानस का हंस। क्या है, मानस का हंस। और ये जो है ये एक उपन्यास का अंश है। उपन्यास का क्या है, अंश है। पूरा उपन्यास नहीं है, ये पूरा उपन्यास है, लेकिन इसमें से एक उपन्यास का अंश पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसको अंश ना लिखकर ये आप समझ लीजिए कि आप ये आत्मकथा है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा है, अमृतलाल नागर। किसके द्वारा लिखा है, अमृतलाल नागर। और चौथे नंबर के ऊपर है गोरा, जिसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ये क्या है, एक रेखा चित्र है। क्या है ये, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और इसके राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है, और छठे नंबर पर है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ठीक है, और इसके ये क्या है, एक यात्रा वृतांत है बच्चों। ये क्या है, यात्रा व्रत है, यात्रा वृतांत है। और जिसके लेखक कौन है, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ये इसके राइटर हैं। और एक जो है छठे नंबर पर जो है राजस्थान के गौरव। राजस्थान के गौरव ये कोई रचना नहीं है, ये तो केवल संकलित है। सबके जीवन चरित्र को लिया गया है, संकलित है, जीवन चरित्र है इनके अंदर। क्या है इसके अंदर, जीवन चरित्र। ठीक है, और यह संकलित है, यानी कि संकलित का मतलब है इसको लिखने वाला कोई नहीं है, बल्कि कहीं कहीं से जानकारी को इकट्ठा करके कलेक्ट करके लिखा गया है। राजस्थान के गौरव। ये 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे, उसने कहा था, ये कहानी है। इसकी शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कहानी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।